बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ जी, उम्मीद करते हैं जी कि आप अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम और आबाद होंगे और अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश और आबाद रखे, आमीन। चलें जी, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमने इससे पहले डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स की 5 टर्म्स पढ़ ली हुई हैं। हमने अकाउंटिंग के 5 बेसिक हेड्स ऑफ अकाउंट भी पढ़ लिए हुए हैं। हमने ये भी देख लिया हुआ है कि जी व्हाट इज़ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। हमने अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी थोड़ी चेंज की है जी कि आप लोगों के लिए स्लाइड्स शायद ज़्यादा बेहतर रहें, क्योंकि रिटन में हो सकता है कहीं ना कहीं आपको नज़र ना आता हो सही तरह से, इसीलिए आई हैव चेंज्ड माय मेथडोलॉजी के स्लाइड्स पे हम पढ़ेंगे और या स्लाइड शो बना के मैं इनको रीड आउट करती जाऊंगी और साथ में एक्सप्लेन करती जाऊंगी। चलिए जी, चलते हैं अपनी अगली टर्म्स की तरफ जो हमने आज पढ़नी है। ये भी बेसिक टर्म्स ही हैं अकाउंटिंग की और इनको समझे बगैर आपको अकाउंटिंग की समझ आना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है जी, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन इन चीज़ों को समझे बगैर आपको अकाउंटिंग की समझ आना थोड़ा मुश्किल है। ओके जी, हमने पिछले जो लेक्चर पढ़े थे उसमें हमने 5 पढ़ी थी बेसिक अकाउंटिंग की। आज हम मज़ीद 5 पढ़ेंगे और आज 6 वाली है जी हमारी परचेजेस रिटर्न। लास्ट जब मैंने लेक्चर दिया था या लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जी कि व्हाट आर परचेजेस। तो परचेजेस के लिए हमने कहा था जी ऐसी अशिया जो हमने रीसेलिंग पर्पस यानी आगे बेचने की नीयत से ख़रीदी हैं वो आपकी परचेजेस हैं और ये आपने किसी और बायर से ख़रीदी होंगी। अब वो कहते हैं ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपने अगर 1 लाख की चीज़ें ख़रीदी हैं तो वो सारी की सारी आप अपने पास रखें। समटाइम्स क्या होता है जी, ड्यूरिंग द शिपमेंट यानी ट्रक में या शिप पे या किसी भी और चीज़ में आते आते वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सपोज़ आपने क्रॉकरी ख़रीदी थी, क्रॉकरी मीन्स आपने बर्तन ख़रीदे थे या चीनी या पत्थर के, तो आते आते रास्ते में आपका टी सेट टूट गया, कोई एक कप टूट गया, पिच टूट गई, तो वो आपके किसी काम की नहीं रही। दूसरी कंडीशन क्या होती है जी, उन चीज़ों को ना रखने की, उन चीज़ों को वापस करने की। अब वापस इसीलिए किया जाता है, उसने कहा जी मैंने टी सेट ख़रीदा है 10,000 का, 10,000 में से टी सेट का एक कप टूट गया, कोई भी शख्स उसको ख़रीदने को तैयार नहीं होगा। मतलब आपका जो कस्टमर है कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझे टी सेट के साथ चले कोई बात नहीं, एक कप नहीं है तो आप मुझे 5 कप दे दें। उस जो सेलर या जो शॉपकीपर आपसे वो चीज़ें ख़रीद रहा है उसको तो नुकसान होगा। अब उसके पास चॉइस क्या है जी, अगर तो उसको रिटर्न का ऑप्शन है सेलर की तरफ से तो वो क्या करेगा जी, वो चीज़ें वही ख़रीदी हुई वापस कर देगा कि जी ये टी शर्ट आते आते टूट गया, मुझे इसको रिप्लेस करके दें या मुझे इसके बदले में पैसे वापस कर दें। दूसरी कंडीशन क्या होती है जी परचेजेस रिटर्न या चीज़ें ख़रीदी हुई वापस करने की जी, आपने मांगी थी शर्ट्स 3 साइज़ की कि जी मुझे 100 स्मॉल चाहिए, 100 मीडियम साइज़ की चाहिए और 100 ही लार्ज या एक्सेल साइज़ की चाहिए। अब जब आपने वो कंसाइनमेंट या शिपमेंट खोली पूरी की पूरी तो पता चला जी वो 300 या 400 शर्ट्स जो हैं वो सारी की सारी स्मॉल साइज़ की आ गई हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है या आपके कस्टमर क्या है जी, 100 स्मॉल साइज़ वाले हैं, 100 मीडियम साइज़ वाले हैं और 100 लार्ज साइज़ शर्ट्स पहनने वाले हैं। अब आप ये नहीं कर सकते कि 300 की 300 स्मॉल साइज़ की रख लें। आपके पास ऑप्शन है, आप क्या करेंगे जी 100 स्मॉल साइज़ वाली रखेंगे और बाकी क्या करेंगे जी उसको रिटर्न कर देंगे, ख़रीदी हुई चीज़ें वापस भेज देंगे। तीसरी क्या हो सकती है जी, मतलब आपने चीज़ें मंगवाई आते आते, सपोज कि जी बाहर से बन के आनी थी, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, आपने पाकिस्तान में चीज़ें बनाई, अब आप इसे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। जो एक्सपोर्टर था या इम्पोर्टर था उसने वो चीज़ें ख़रीदी, लेकिन बाहर जाके पता चला जी कि वो तो टेक्नोलॉजी ही आउटडेटेड हो गई है या पुरानी हो गई हुई है। अब उसके पास क्या ऑप्शन है जी, वो वही चीज़ें आपको वापस कर देगा या जो चीज़ें उसने ख़रीदी हैं वो चीज़ें वापस कर देगा। परचेजेज रिटर्न मैंने कहा ऐसा सिनेरियो या ऐसा सीन जिसमें आप अपनी ख़रीदी हुई चीज़ें कुछ बेसिक कह लें जी रीज़न्स की वजह से या कुछ ऑब्वियस रीज़न्स की वजह से ख़रीदी हुई चीज़ें जब वापस कर देते हैं तो उसको परचेजेज रिटर्न कहते हैं। परचेजेज रिटर्न के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं जी रिटर्न आउटवर्ड, यानी आप वो चीज़ें वापस कर रहे हैं, इसका वर्ड भी यूज़ किया जाता है। यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है जी परचेज रिटर्न occurs when a buyer returns the merchandise that it had purchased from the supplier because of being, अब रीजंस क्या है, being outdated कि पुराना हो गया हुआ वो मॉडल या वो डिज़ाइन, डैमेज्ड और बिलो द स्टैंडर्ड। डैमेज का मतलब मैंने वो जो एग्जांपल दी क्रॉकरी वाली, और बिलो द स्टैंडर्ड का मतलब है जी आपने 100 स्मॉल कही थी, 100 मीडियम कही थी और 100 ही आपने
सॉरी एक्सेल या लार्ज साइज़ की कही थी, तो उसने सारी की सारी आपके स्टैंडर्ड से नीचे की चीज़ें भेज दी, उसने सारी की सारी स्मॉल साइज़ भेज दी। अब आपके पास ऑप्शन है जी कि वो चीज़ें वापस कर दें। ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी जो ये हमारी टर्म है वो है अलाउंस। अब अलाउंस क्या होता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट फील्ड में है, वो इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जी, उसने ये कहा क्या है, फिर इसको मैं अच्छी तरह से समझा। उसने कहा जी एन अलाउंस इज द मनी दैट इज गिवन टू समवन यूजुअली ऑन अ रेगुलर बेसिस in order to help them pay for the things that they need। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिया जाता है जी कन्वेंस अलाउंस, उनको रेजिडेंशियल या रेजिडेंस अलाउंस दिया जाता है। अलाउंस है कि उसने कहा जी ये एक ऐसी मनी, ऐसी अमाउंट है जो रेगुलर बेसिस पे किसी शख्स को दी जाती हैं टू मीट इट्स बेसिक नीड्स, यानी अपनी बेसिक ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो पैसे किसी शख्स को एक परमानेंट या रेगुलर बेसिस पे दिए जाते हैं, तो वो आपका अलाउंस कहलाते हैं। हमारे अकाउंटिंग में इसका काम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को बोनसेस एंड अलाउंस दिए जाते हैं। बोनस और अलाउंस में फ़र्क क्या होता है जी? बोनस देंगे आप कभी कभी, अगर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो गया या आपके कारोबार में ज़्यादा एकदम से प्रॉफिट आ गया है, ईद आ गई है, कोई ओकेजन आ गया है, आपने एक्स्ट्रा मनी दे दी, वो कहलाएगा आपका बोनस। कुछ बच्चे बोनस और अलाउंस को मिक्स कर देते हैं। अलाउंस और बोनस में बेसिक डिफरेंस ये है जी, अलाउंस रेगुलर बेसिस यानी हर महीने सैलरी के साथ, मैंने कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कन्वेंस अलाउंस मिलता है, यानी आने जाने का खर्चा, किराया जिसे कहते हैं, वो उन्हें हर महीने सैलरी के साथ मिलता है। बोनस कब मिलेगा जी? कभी कभार जब ईद आई है, कुछ और हुआ है, या सैलरी इंक्रीज होगी, तो वो क्या है, वो आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलता बोनस। बोनस आपको कभी कभार मिलता है ऑन सम स्पेसिफिक ओकेजन्स। और अलाउंस एक ऐसी अमाउंट है जी जो रेगुलर बेस पे अपने एम्प्लॉयज़ को आपका बिजनेस पे करता है टू मीट देयर नीड्स, यानी वो अपनी ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं उनको ख़रीदने के लिए, वो हेल्प करने के लिए उन्हें इदारा पे करता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है डिस्काउंट। सबसे पहले तो हम डिस्काउंट समझेंगे जी। हर जगह पे लिखा होता है जी 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, सेल, फ्लैट 50% डिस्काउंट। डिस्काउंट होता क्या है? इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है जी, किसी भी चीज़ की जो स्टेटेड प्राइस है या जो फेस वैल्यू है उसमें कमी करने को डिस्काउंट कहते हैं। यानी रिडक्शन इन स्टेटेड प्राइस और द फेस वैल्यू ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड डिस्काउंट। किसी भी चीज़ के ऊपर लिखी गई कीमत या उसकी फेस वैल्यू में कमी करने को डिस्काउंट कहते हैं। एक चीज़ 100 रुपये की है, आप कहते हैं जी 80 रुपये की बेचूंगा, तो वो जो फ्लैट 20% आप दे रहे हैं ना जी, कि 20 रुपये इस पे, यानी इसकी कीमत 100 रुपये की कीमत जो उसके ऊपर लिखी गई है, उसके ऊपर मेंशन की गई है, उसमें जो कमी की गई है, वो कम की गई अमाउंट आपकी डिस्काउंट कहलाती है। अब वो स्टेटेड प्राइस थी 100 रुपये, डिस्काउंट कितना 20 रुपये, और 20 रुपये काटने के बाद उसकी प्राइस जो बनी वो 80 रुपीज़। अब कहता है जी फेस वैल्यू या स्टेटेड प्राइस क्या होती है, ये मैंने आपको डिस्काउंट की वैल्यू में एक्सप्लेन कर दिया कि वो वैल्यू जो किसी भी चीज़ के लेबल के ऊपर या उसके फेस के ऊपर मेंशन की जाती है। आप अक्सर कोई भी बॉटल ख़रीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदेंगे, सीरियल ख़रीदे हैं, चॉकलेट ख़रीदी है, उसके ऊपर, उसके लेबल के ऊपर जो प्राइस मेंशन की जाती है उसको स्टेटेड प्राइस या फेस वैल्यू कहते हैं। इसने कहते हैं द प्राइस विच इज़ रिटन ऑन द फेस और लेबल ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड फेस वैल्यू और स्टेटेड प्राइस। अब इस फेस वैल्यू और स्टेटेड प्राइस में जब कमी की जाएगी तो वो कमी करने वाला जो प्रोसेस है उसको हम डिस्काउंटिंग या डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है जी। हमारी अकाउंटिंग में 2 तरह के डिस्काउंट्स होते हैं। एक आपका होता है जी ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा आपका होता है कैश डिस्काउंट। अब पहले कैश और ट्रेड में डिफरेंस समझ लें कि वो किस टाइम पे होगा। हमने पीछे 2 सिनेरियोज पढ़े थे जी कि अकाउंटिंग में 2 तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं, एक आपकी कैश ट्रांजैक्शन होती है और एक आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं। हमने वो मतलब ये वाला टर्म या कह लें जी ये वाला सिनेरियो पढ़ा था इन कैश परचेजेज एंड क्रेडिट परचेजेज। कैश परचेजेज में क्या था जी, अभी के अभी चीज़ें खरीदें, पैसे दें और जाएं, मतलब हाथ के एक हाथ से पैसा दिया और एक हाथ से चीज़ें ली और कैश ट्रांजैक्शन पूरी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन या क्रेडिट परचेजेज में हमने क्या पढ़ा था जी, चीज़ें तो हमने आज खरीद ली हैं बट वी हैव मेड अ प्रॉमिस,
हमने प्रॉमिस किया जी कि आपको पैसे नियर फ्यूचर में मिल जाएंगे। वो नियर फ्यूचर क्या था जी? 1 हफ्ता भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है और 6 महीने भी हो सकते हैं। वो कहता है जी जो डिस्काउंट आपको कैश परचेजेस या कैश सेल्स करने पे दिया जाता है, यानी ऑन द टाइम ऑफ या एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज, एक हाथ से चीज़ ले रहे हैं, एक हाथ से पैसे दे रहे हैं। सपोज मैं शॉप पे गई हूँ, मुझे दुकानदार कहता है जी सूट मुझे पसंद आया, मैंने ख़रीदना चाहा, मतलब बहुत पुराने कस्टमर थे। अब के जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी डिफरेंट टर्म्स हो सकती हैं। सबसे पहली तो बेसिस की है जी कि आप हाथ के हाथ पैसे दे के जा रहे हैं आज के आज। दुकानदार को ये नहीं है जी कि ये मेरा पैसा डूब जाएगा, उसे पता है जी कि मैं 2500 की चीज़ को 5000 का भी बेच रहा हूँ, तो अगर 4000 की भी कहूँगा तो आज के आज पैसे मुझे फ़ौरन मिल जाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट मैंने कहा याद रखिएगा, इट इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज, और वो किस केस में? जब कैश परचेजेज होंगी। उसकी दूसरी सिचुएशन मैंने बताया जी, हो सकता है आपके उस कस्टमर के साथ या उस शॉपकीपर के साथ अच्छे टर्म्स हों, मतलब आपका कोई जानने वाला हो या आप कोई बहुत पुराना आप उसके कस्टमर हैं, तो वो कहेगा जी ठीक है सूट है 5000 का, आपके लिए 4500 का 4500 दें और सूट ले जाएं। उस टाइम वो जो 500 रुपये डिस्काउंट हुआ वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है जी। दूसरा सिनेरियो आ जाता है जी, अब एक इंसान ने बल्क क्वांटिटी में चीज़ें खरीदनी है, मतलब मैं दुकानदार हूँ, मुझे चीज़ें चाहिए 1 लाख रुपए की, मेरे पास अभी 1 लाख रुपया मौजूद नहीं है। मैं क्या कहती हूँ जी, मैं कहता हूँ मतलब उस थोक जो जिसने थोक पे या होलसेल पे मुझे चीज़ें देनी है, मैं उसे ये कहूँगा जी मुझे 1 लाख का माल उठवा दे, मैं आपको पैसे दे दूंगा 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है। लेकिन उस होलसेलर ने मुझे ऑफर की जी, उसने कहा अगर आप 30 दिन से पहले पैसे दे देंगे तो मैं आपको उस पर डिस्काउंट दूंगा। अब पहले मैं इन चीज़ों की डेफिनेशंस पढ़ लूँ, जब इनके मेजर डेफिनेशंस ये कह लें जी आगे सिनेरियोस पढ़ने लगते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ जी कि वो इसको ऐसे क्यों ऑफर देगा। ट्रेड डिस्काउंट की पढ़ लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के लिए हमने पढ़ा इट इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, फॉर एग्जाम्पल व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क्स और रिटेन और टू रिटेन द लॉयल कस्टमर। मैंने ये कहा जी आपके पुराने कस्टमर्स हैं और आप उनको अपने पास या अपनी दुकान पर दोबारा लाना चाहते हैं। रिटेन का मतलब है जी आप अपने शॉपकीपर अपने कस्टमर्स को अपने हाथ से जाने नहीं देगा, उसे लगता है जी ये हर दफ़ा मुझसे ही चीज़ें खरीदते हैं तो मैं इनको डिस्काउंट दूँ ताकि ये अगली दफ़ा भी मेरे पास आए, बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी मेरे पास भेजें। ये ट्रेड्स होती हैं जी, ये कह लें जी ये वो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपका बिजनेस कामयाब होता है। नेक्स्ट उसने कहा जी कैश डिस्काउंट इज ऑफर्ड टू द कस्टमर एज एन इंसेंटिव फॉर टाइमली पेमेंट्स ऑफ देयर लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट परचेज। जब उधार पे चीज़ें खरीदी तो उसने कहा है जी वो अपने कस्टमर्स को जल्दी पे ऑफ करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप ये डिस्काउंट देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या है जी आप? उसने कहा है जी ट्रेड डिस्काउंट्स आर जनरली इग्नोर्ड फॉर द अकाउंटिंग पर्पसेज इन दैट दे आर ओमिटेड फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, therefore sales along with the receivables in case of credit sales are recorded net of any trade discount offered। अब ये उसने क्या कहानी, उसने कहा है जी अकाउंटिंग में अगर वो कभी वर्ड लिख देता है जी कि उसे ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हाँ जी, इसको हम क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे जी? रिकॉर्ड ना करने की वजह ये है कि हमने एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं। उसने एग्जाम्पल में दिया हुआ है जी बाइक लिमिटेड एज अ पार्ट ऑफ इट्स सेल्स प्रमोशन कैंपेन हैज़ ऑफर्ड टू सेल देयर बाइक्स एट 10% डिस्काउंट ऑन देयर लिस्टेड प्राइस ऑफ $100 of $100. Sales will be recorded net of trade discount, for example या as on $90 पर बाइक। अब एक दुकानदार ने बाहर लिख के लगाया हुआ है जी कि फ्लैट 20% ऑफ 1000 का सूट है और उसके ऊपर 20% वो ऑफ दे रहा है। इसका मतलब है जी वो सपोज उसका 20% बनेगा 200 तो 800 रुपये। अब उसने कहा है जी हर 1000 रुपये वाला सूट आपको 800 रुपये का मिलेगा। मतलब अगर वो दिन में 100 दफ़ा वो चीज़ बेचेगा तो वो 1000 की नहीं बेच रहा, वो 800 की बेच रहा है। अब उसकी स्टेटेड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके वो प्राइस 800 हो गई। तो उसने यहाँ एग्जांपल जिसने कहा है जी बाइक लिमिटेड वालों ने ऑफ़र किया कि हम हर $100 वाली बाइक को 10% डिस्काउंट के बाद $90 की बेचेंगे। तो जब अकाउंटिंग में वो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो 100 रुपये का कहीं जिक्र नहीं करेंगे, वो सीधा सीधा हर सेल को
$90 पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अकाउंटिंग में वो इसीलिए कहता है जी कि आपने कितना कैश दिया, अगले ने कितना कैश लिया, सिर्फ वो रिकॉर्ड करें। मैं दुकानदार हूँ, मेरी चीज़ 5,000 की थी, मुझे कस्टमर ने ऑफ़र किया जी 5,000 की बजाय 4500 दूंगा। मैंने कहा जी ठीक है 4500 दें, सूट ले जाएं। अब अकाउंटिंग में मुझे 5,000 का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल रिकॉर्ड दैट थिंग, या वो सूट की कीमत को मैं 4500 ही रिकॉर्ड करूँगी कि मैंने 4500 का बेचा और उसके बदले में 4500 मैंने कैश ले लिया। अब जो आपका कैश डिस्काउंट है उसके सिनेरियो में क्या होता है जी, उधर चलते हैं। कैश डिस्काउंट उसने कहा है जी, कैश डिस्काउंट रिजल्ट्स इन reduction of sale revenue earned during the period. However, not all customers may qualify for the cash discount. It is therefore necessary to record the initial sale at gross amount after deducting any trade discounts and subsequently decreasing the sale revenue by the amount of discount that is actually allowed. अब इतनी लंबी कहानी या इतनी गूढ़ी अंग्रेजी बोलने के बाद इसका मकसद क्या है? उसने कहा है जी, आपसे एक शख्स चीज़ ख़रीद के लेके गया है, आप होल सेलर हैं या सपोज़ आपने ख़रीदी है। एग्जाम्पल में अब आई एम द शॉपकीपर जो कि होल सेलर से चीज़ें ख़रीद के ला रहा है 1,00,000 रुपए की। मैंने पीछे एग्जाम्पल दी जी, मुझे 1,00,000 का माल चाहिए था, मैं गया होल सेलर के पास और मैंने कहा जी मेरे पास आज पैसे नहीं है, आप मुझे माल उठवा दे, मैं 1,00,000 रुपए की जो चीज़ें ये जो गुड्स लेके जा रहा हूँ या परचेजेस कर रहा हूँ, इसके पैसे आपको 1 महीने के बाद दे दूंगा। अब होल सेलर के जहन में दो चीज़ें हैं। इफ़ आई एम द न्यू वन इन मार्केट, यानी मैं न्यू एंट्रेंट हूँ उस बिज़नेस में, तो होल सेलर के जहन में दो चीज़ें रहेंगी। उसे पहला तो यही शक होगा जी कि ये बंदा काबिल एतबार भी है या नहीं, यानी पहला ऑप्शन कि ये पैसे लेके या चीज़ें लेके भाग तो नहीं जाएगा। दूसरा, अगर ये पेमेंट यानी देने में फेल हो जाता है, अगर पुराना कस्टमर भी हूँ या पुराना भी उस मार्केट में, तो शॉपकीपर या होलसेलर के जहन में यही रहेगा जी कि मैं अगर किसी और के पैसे देने हैं तो हो सकता है 30 दिन के अंदर अंदर ये मुझे पैसे ना दे और पैसे लेके या पेमेंट पे ऑफ करने में ये नाकाम रहे। अब उसके पास क्या टैक्टिक्स होती हैं जी, या होलसेलर्स के पास क्या होंगी जी, वो मुझे डिस्काउंट ट्रेड वाला ऑफ़र नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा 1,00,000 की चीज़ें 90 में ले जाओ, वो मुझे ये कहेगा जी कि 30 दिन का आप टाइम मांग रहे हैं, अगर आप यही पैसे मुझे 10 से 15 दिन के अंदर अंदर पे करेंगे मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, यानी 1,00,000 पे 200 रुपया छोड़ दूंगा या 400, जितने भी बने वो आप मेरी तरफ से डिस्काउंट रख लें। अब जहाँ मैंने 1,00,000 की चीज़ें रखी हैं 2% मैक्सिमम ये डिस्काउंट, आप अच्छा ये भी याद रखिएगा, कैश डिस्काउंट की मैक्सिमम लिमिट मैंने जो आज तक सुनी हुई है वो सिर्फ 5% होती है। इससे ज़्यादा कोई भी आपको कैश डिस्काउंट ऑफ़र नहीं करता। यानी 1,00,000 का 5% भी निकालें तो वो ऑलमोस्ट 500 बनता है या 5,000 समथिंग, ठीक है जी, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 500 to 5,000 बनेगा। मतलब 1,00,000 में से 95,000 तक वो वैल्यू कहेगा जी कि मुझे पे करते हैं, ठीक है। 5% कैश डिस्काउंट की मैक्सिमम लिमिट है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस अपने सिनेरियो की तरफ। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है जी, मैं कहती हूँ मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं 1,00,000 की, मैंने किसी और से पेमेंट लेनी थी, वो पेमेंट मुझे रिसीव हो गया, मैंने उसको लारा 30 दिन का इसीलिए लगाया था, मुझे ये था जी कि मुझे कहीं और से पेमेंट आनी है, 30 दिन के अंदर अंदर मुझे वो पैसे मिलेंगे तो मैं होलसेलर को वो पैसे पे ऑफ कर दूँगा। मुझे वो पैसे मिल गए 5 दिन या 6 दिन में। नाउ आई हैव द चॉइस, मेरे पास चॉइस है कि मैं वो 1,00,000 की बजाय 95,000 पे करूँ और अपना अकाउंट क्लियर कर लूँ। मैं होलसेलर के पास जाऊँगी और मैं कहूँगी जी आपने मुझे कहा था कि अगर मैं 10 या 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करूँगा तो आप मुझे 5% डिस्काउंट या 2% जितना भी आपने कहा है वो डिस्काउंट देंगे। मैं क्या करूँगी जी, 1,00,000 की जो चीज़ें ख़रीदी थी उधार 1,00,000 का था, मैं 95,000 पे करके अपना खाता क्लियर करा के वापस आ जाऊंगी। दैट्स वाई आपकी कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो पहली एंट्री डाली होंगी उसमें आपने चीज़ें खरीदी हैं 1,00,000 की, आपकी लायबिलिटी 1,00,000 से क्रिएट हो रही है, यानी आपने अब 1,00,000 रुपया उसका देना था। रियलिटी में क्या हुआ, ये बाद में क्या हुआ जी, 1,00,000 देने की बजाय आपने 95,000 दिया और 1,00,000 की लायबिलिटी को पे ऑफ कर लिया। तो इसकी जब हम एंट्रीज़ करेंगे तब बहुत मज़े की एंट्रीज़ होती हैं ये कैश डिस्काउंट की, ठीक है जी।
आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होंगी ये डिस्काउंट की, परचेजेस रिटर्न की और अलाउंस की डेफिनेशंस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे, याद कर लेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और काइंडली इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें और उन्हें कहें कि जी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि ऐसे लोगों तक नॉलेज पहुंच सके जो कि इन हालात में पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।